देखो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस में क्या होता है, लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए है, 1 अप्रैल 2020 को उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया 20 लाख से, मींस ही हैव टू गेट रजिस्टर्ड इटसेल्फ इन द जीएसटी लॉ। उसको 1 अप्रैल 2020 को लायबिलिटी आ गई है कि उसको जीएसटी लॉ में क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। मिस्टर ए ने 10 अप्रैल 2020 को अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसे 12 अप्रैल 2020 को ग्रांट हो गया। तो जीएसटी नंबर उसके पास कब आया है, 12 अप्रैल 2020 को उसके पास जीएसटी नंबर अलॉट हुआ है, जीएसटी उसके पास तब आया है। तो टैक्स इनवॉइस वो कब इशू कर सकता है, 12 अप्रैल के बाद इशू कर सकता है। बट उसने 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक कोई सप्लाई तो करी थी, तो 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो सप्लाई करी है उसका भी उसको क्या करना होगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा 12 अप्रैल के बाद। और जो 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक के जो टैक्स इनवॉइसेस वो इशू करेगा उसे क्या कहेंगे, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। क्लियर है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसा कि नॉर्मल टैक्स इनवॉइस का आता है, सेम कंटेंट्स रहती है उसमें। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। एग्जैक्टली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों केवल सप्लायर इशू कर सकता है, कभी भी रेसिपिएंट इशू नहीं कर सकता है। चाहे डेबिट नोट हो चाहे क्रेडिट नोट हो, इट कैन बी इशूड ओनली बाय द सप्लायर। रेसिपिएंट कभी भी इशू नहीं कर सकता है। अब इशू क्यों किया जाता है डेबिट नोट, सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट नोट की। देखो अगर सप्लायर ने टैक्स कम कलेक्ट कर लिया, किससे, कस्टमर से, तो इस केस में वो और बकाया जो टैक्स है, जो बचा हुआ टैक्स है, उसको कलेक्ट करने के लिए नया इनवॉइस रेज नहीं करके वो केवल और केवल क्या रेज कर देता है, डेबिट नोट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं मिस्टर ए है सप्लायर, मिस्टर बी है बायर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई गुड्स बेचा, उसका कॉस्ट है 1 लाख रुपीज का और उसके ऊपर 18% का जीएसटी है। तो 1 लाख पे 18% 18,000 का जीएसटी है, टैक्स इनवॉइस बना के दिया, बायर से पैसा भी कलेक्ट हो गया। बट आफ्टर दैट बायर ने बोला कि मुझे इस गुड्स में ये थोड़ा डिजाइनिंग और चाहिए, तो सप्लायर ने बोला हम ये डिजाइनिंग आपको करके तो दे देंगे बट इसके लिए 10,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो बायर इज रेडी टू पे 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा। उसने बोला मैं मुझे पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का तो इनवॉइस हम इशू कर ही चुके हैं, अब 10,000 रुपए का और इनवॉइस इशू करना है। तो हम यहाँ पर वापस से सेम गुड्स के लिए वापस टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करके केवल डेबिट नोट इशू कर लेते हैं, क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा 10,000 चार्ज कर रहे हैं उस पर भी 18% हमें जीएसटी कलेक्ट करना है। मीन्स एक्स्ट्रा जो 10,000 पे जीएसटी कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम उसको नया टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करके डेबिट नोट इशू कर देंगे। क्लियर है। सेकंड थिंग क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब इशू होता है, क्रेडिट नोट तब इशू होता है जब हम एक्स्ट्रा टैक्स का पैसा किससे कलेक्ट कर चुके हैं, कस्टमर से। या तो कस्टमर से हमने जैसे 2 लाख रुपीज का गुड्स का वैल्यू था, हमने गलती से उसे 2,50,000 में सेल कर दिया, यानी 50,000 रुपीज उसके ऊपर एक्स्ट्रा वैल्यू लगा दी तो एक्स्ट्रा टैक्स लग गया। तो इस केस में उसे हम यहाँ पर टैक्स इनवॉइस को रिवर्स नहीं करके उसे क्या इशू कर देते हैं, क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सारी डिटेल्स सप्लायर क्या कर देगा, अपने रिटर्न में शो कर देगा, तो ऑटोमेटिकली उसको क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। क्लियर है। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो होता है वो केवल और केवल कौन इशू कर सकता है, डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, इट कैन बी इशूड ओनली बाय द सप्लायर, इट कैन नेवर बी इशूड बाय द रेसिपिएंट। ओके। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं टैक्स इनवॉइसेस इन द स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करना है। सबसे पहले फर्स्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। देखो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी इनवॉइस इशू करता है या कोई भी क्रेडिट नोट इशू करता है तो उसका सेम फॉर्मेट है जैसे कि एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन करता है। सेकंड, अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में अगर यहाँ पर ये बैंकिंग कंपनी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो उनके लिए है कि वो सिंगल इनवॉइस हर कस्टमर वाइज इशू करने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेट भी इशू कर सकते हैं और यहाँ पर इनवॉइसिंग पे सीरियल नंबर डालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड केस है यहाँ पर अगर नॉर्मल में भी अगर बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर नॉर्मल केसेस है बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी इनको सीरियल नंबर डालना जरूरी नहीं है। थर्ड केस है आपका जीटी का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज का। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में आपको टैक्स इनवॉइस के साथ साथ आपको कंसाइनमेंट नोट भी क्या करना होता है, अटैच करना होता है। कंसाइनमेंट नोट में जो भी आपके कंसाइनमेंट जा रहा है उसका ग्रॉस वेट, कंसाइनर, कंसाइने की डिटेल्स सब कुछ अटैच होता है। तो इसमें क्या होता है कि आजकल कंसाइनमेंट नोट पे जो नंबर होता है दैट विल बी मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस के पीछे कंसाइनमेंट नोट को हम क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं तो
पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में जो ई टिकट इशू होता है उसे ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड इनवॉइस। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के एग्जीबिशन के एडमिशन की सर्विसेज देते हैं तो इस केस में भी ई टिकट जो रेज होता है दैट विल बी ट्रीटेड एज टैक्स इनवॉइस और उसे वैलिड इनवॉइस माना जाता है। बट अगर आपकी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन नहीं है तो इस केस में आप चाहें तो आप ई टिकट भी रेज कर सकते हैं और नॉर्मल टैक्स इनवॉइसेस भी आप क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपके सारे कंप्लीट है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है डिलीवरी चालान। देखो डिलीवरी चालान क्या होता है, कभी कभी हम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करके केवल और केवल क्या इशू कर देते हैं, डिलीवरी चालान इशू कर देते हैं। बट ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम एक्चुअल में सप्लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर प्रिंसिपल है वो जॉब वर्कर के पास माल को बेचता है गुड्स को फिनिशिंग करने के लिए, तो एग्जैक्टली वो जॉब वर्कर को गुड्स सेल नहीं कर रहा है, वो जॉब वर्कर को केवल गुड्स की फिनिशिंग करने के लिए दे रहा है और जैसे ही गुड्स फिनिश हो जाएगा इट विल कम बैक टू द प्रिंसिपल प्रीमाइसेस, वापस से ये किसके पास आ जाएगा, प्रिंसिपल की प्रीमाइसेस में आ जाएगा। तो वेदर इट इज सप्लाई, नो इट इज नॉट ए सप्लाई, देन इन सच केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इशू द टैक्स इनवॉइस, ओनली ए डिलीवरी चालान कैन बी इशू। क्लियर है। सेकंड, जैसे कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे, अगर हम गुड्स को अप्रूवल बेसिस के लिए भेजते हैं मीन्स कस्टमर अगर एक्सेप्ट कर लेगा तब तो वो सेल हो जाएगी, अगर कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो वापस से यहाँ पर सप्लायर के पास रिटर्न हो जाएगा। तो कभी भी हम गुड्स को अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो हम एक बार डिलीवरी चालान, जैसे 1000 यूनिट्स मैंने भेजी है अप्रूवल के लिए तो 1000 यूनिट्स का एक बार डिलीवरी चालान इशू हो जाता है। उसके बाद एक बिल बुक भी हम साथ में दे देते हैं, जो भी पर्सन जा रहा है गुड्स के लिए तो उसके साथ एक बिल बुक भी दे देते हैं। अगर गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है कस्टमर तो उसी टाइम उसे बिल काट के दे देते हैं। मान लेते हैं 1000 यूनिट्स वो लेके गया, उसमें से 200 यूनिट कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली, 800 यूनिट वापस से रिटर्न होगी तो उस डिलीवरी चालान तो यहाँ पर इनवॉइस जो कटा है वो केवल 200 यूनिट्स का कटा है, बाकी 1000 यूनिट्स का क्या था हमारे पास डिलीवरी चालान और